जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन भी कृपया दबाएं और लाइक का बटन भी दबाएं। मित्रों, ये इतिहास कथन हो या लेखन हो, ये तथ्यपूर्ण घटनाओं का किया गया लेखन अगर हम मान ले तो उसमें भी गत 300 साल से यानी पाश्चात्य लेखकों ने जो लिखा है वो भावना शून्य इतिहास कथन वाचकों के मन में जगह नहीं बना सकता, आज भी नहीं बना रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी सी प्रथा अलग है। वाचक और श्रोताओं में उनका इतिहास प्रभावी तरीके से ले जाना ये हमारे यहाँ पे एक कला मानी गई है। लेकिन अगर आप देखोगे तो तकरीबन 1860 से 1925 के बीच में जो भी हमारे भारतीय लेखक थे, चाहे भाषा कौन सी भी हो, लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने अपने पुराने संदर्भ को, भारतीय पुराने संदर्भ को बकवास कहा है, झूठ कहा है, अतिशयोक्ति पूर्ण कथानक उनका नामकरण किया है भारतीय इतिहास को। हाँ, वो तो देवदूत है कि अब हम जानते हैं कि चर्च का प्रभाव सामान्य जनों पे इन सारे वर्षों में किस प्रकार का था, हम जानते हैं। बात होती है अतिशयोक्ति की, तो भाई साहब वो आपके म्हणजे लेखकों के व्यक्तित्व पर निर्भर होता है, ऐसा मैं मानता हूं। और यही कारण है, आपने देखा होगा गत 40 एपिसोड से हम 90% से ज्यादा पत्र पर अवलंबित है। हम पत्र हमेशा पढ़ते हैं। मैंने बखर का सहारा कम लिया है, पत्रों का सहारा ज्यादा लिया है। यही कारण है उसके पीछे। आप ये देखो कि आप अपने गांव का वर्णन आपको करना है या लिखना है कहो, आपको गांव का वर्णन लिखना है। अब वो कितना सुंदर होगा, ये आप कौन है इस पे निर्भर करता है। आप आजमा सकते हैं खुद को। अगर आप पर्यावरणवादी है तो अलग होगा, इतिहासकार हो, उपन्यासकार हो, कवि हो, शास्त्रज्ञ हो, राजकारणी हो, सबका नजरिया अलग होगा और वो अलग पद्धति से गांव का वर्णन करेगा। इसमें महत्वपूर्ण मित्रों ये है, जो सबसे ज्यादा गांव का वर्णन, उसके दर्शन हमें वाचकों को करवाता है, वो लेखक, उस लेखक के लेखन को हम परिपूर्ण और सुंदर कहते हैं कि भाई मजा आ गया, इसका हमने पढ़ा, बहुत मजा आ गया। वो भाता है, उसका लेखन हमें भाता है ना। विशेषण, एकाध विशेषण जोड़ के वो अतिशयोक्ति करता है। हमें पता है कि हम मराठी में कहते हैं आभाळा एवढा मोठा, या फिर पोरकी कहते हैं ना कि चाइना हमारा दोस्त है, शहद से मीठी हमारी ये फ्रेंडशिप है। शहद से मीठी क्या होती है, ये तो विशेषण है। विशेषण अतिशयोक्तिपूर्ण लग सकता है। हम इतिहास वाचकों को इन सब से तथ्य निचोड़ के देखना पड़ेगा। अब दो सेनाएं लड़ती हैं, एक हारता है एक जीतता है। कहाँ झूठ कहाँ भाई मैंने, तथ्य बताए और क्या किया, बस कहने का तरीका मेरा भावना शून्य था। मन की उस विषय को समझने की वो जो ज्ञान की तृप्ति है ना, वो मैंने वाचकों, श्रोताओं को कराई नहीं कराई। भाई साहब, अगर पुणे से निकलते ही गलत रास्ता चुन लूं और दिल्ली के बजाय इंदौर पहुंचू, क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा। यही हाल सारे पाश्चात्यों का हुआ है, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है कि हमारी मानसिकता क्या है,
हमारे संस्कार क्या है, हम किस नजरिए से जीवन की तरफ देखते हैं, ये मूल मतांतर है हम में और उनमें। भीतर के संपूर्ण आनंद का अनुभव पाश्चात्य ले ही नहीं पाते, ये हमारी गलती है नहीं है। अब वो जाहिल है, अनजान है, तो हम क्या करें। मन क्या होता है, उनकी भावना क्या होती है, शुद्ध आचार विचार से आपका एक व्यक्तित्व कैसे बनता है, और उस आचार विचार से आपको जो सुख मिलता है वो सब लिखा थोड़ी जाता है, ये तो समझने वाली बात है। लेकिन इन सबको दरकिनार करके नश्वर शरीर के सुख में ये लोग ज्यादा फंसे हुए हैं। क्यों? वो भी देख लो, क्योंकि भाई उनका आगम भी अज्ञानी था, अनुमान भी अज्ञानी था। प्रत्यक्ष प्रमाणों का जब प्रत्यक्ष प्रमाण उन्होंने देखे तो विरोधाभास देख के वो और चकरा जाते हैं। अब क्या करें। हमारे यहाँ कहते हैं कोहम कोहम पूछ हम लोग पूछ के इस धरती पे आए। अब कोहम कोहम पूछने के बजाय एडम वहां फल खाने में मस्त था। बताइए क्यों? क्योंकि एडम को फरमान आने की कोई प्रतीक्षा थी और वो उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। चल विषय पे आते हैं। डॉक्टर रामचंद्र कुलकर्णी ने बखर की एक सुंदर व्याख्या की है कि सत्य घटनाओं पे ऐतिहासिक आधारों की चौकट बना के उस चौकट के अंदर रंगों की बौछार अपने क्षमता अनुसार बखरकार करता है। लेकिन हमारे इतिहासाचार्य राजवाड़े गुरुजी बखरों को बखरों से नाराज है बेसिकली, क्योंकि वो बखर को इतिहास लेखन मानती नहीं है ना। अक्सर वो बखरकारों के कवित्व को बहुत गाली देते हैं कि भाई ये मिक्स मत करो, ऐतिहासिक घटनाएं उसका फिर अतिशयोक्त वर्णन वगैरह वगैरह और उसमें कविता जैसा सुंदर वो मत लाइए। इतिहास लेखक को इतिहास कथन करना चाहिए। अब अबुल फजल हो या काफी या खाफी खान, उनका जो तवारीख नामा है अकबर क्या कहते हैं, अकबरी हो आलमगीरी हो, हाँ, आज तक उनके ऊपर टीका मैंने कभी देखी नहीं है। अगर हो तो हमारे आज के लेखकों की तो जरूर होगी, लेकिन मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ 1650 से 1850 तक, ये 200 साल में उनके ग्रंथ पर कोई किसी ने टीका मैंने आज तक पढ़ी नहीं है। मैंने पढ़ी नहीं है। अगर होगी तो वेलकम है, आप मुझे भेज दो, मैं भी पढ़ूंगा, उसका आनंद लूंगा। दावों को खारिज करना अभी शुरू हुआ है, लेकिन 5 की गुलामी, वो क्या कहते हैं उसे, चीनी की चाशनी होती है ना, उसमें भिगो के दावों को खारिज करने का काम भी हमारे भारतीय लेखकों ने किया है। अब हरम में पैदा हुआ अगर कोई आदमी है, नवाब है, सुल्तान है, तो मैं उसको हरामी कहूंगा। बोलो क्या गलत है, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन वो प्रॉब्लम था, ऐसे नहीं कह सकते थे, अपमान हो जाता था उस सुल्तान का। क्यों भाई? हर एक सुल्तान का हरम होता था, हरम में पैदा बच्चे होते थे, उसमें से एक तू आगे चल के सुल्तान बना, तो मैं बना हरामी सुल्तान, क्या प्रॉब्लम है इसमें? मित्रों, बखर में हमेशा ये विकार विचार के आविष्कार में तात्कालीन समाज की आशा आकांक्षा, समाज के मन के भाव, उनकी भावनाएं, इन सब का प्रतिबिंब बखर में आपको नजर आता है। राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा से ही बखरकार बखर लिखता था। पूज्य हमारे शेजवलकर जी प्राध्यापक थे, उन्होंने अंग्रेजी में पानीपत 1761 लिखा है। तो वो अपने पानीपत 1761 के प्रास्ताविक में ही
शेजवलकर जी लिखते हैं कि बखर पढ़ के हमें कुछ समझे ना समझे, लेकिन तात्कालीन समाज, उनका प्रेरणा स्रोत, उनकी जो आशा आकांक्षा है, उनका जो भावना विश्व है, उनका जो हर्षामर्ष है, उसका बोध हमें पूरी तरह से बखर से ज्ञात होता है। पूर्व पाठिका लंबी हो रही है, लेकिन आज मैं उसी बखर के विषय में थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि आज ये 40 एपिसोड हम लोग जो सुन रहे हैं वो किस पे आधारित है, उसका इतिहास थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे दूसरे गुरुजी है जिन्होंने हमें सिखाने का प्रयास किया है कि भाई मंदिर कैसे देखा जाता है, मंदिर देखने की भी एक विशिष्ट पद्धति है। वैसे ही इतिहास लेखन को कैसे आपने देखना है, किस नजरिए से आपने देखना है, ये उन्होंने सारे शिष्यों को समझाया था। इतिहास को पढ़ने का एग्जैक्ट तरीका क्या होता है, मंदिरों को बस वो उनकी नक्शी काम वगैरह वो मत देखो, मंदिर को देखने का भी एक अलग नजरिया आपके पास चाहिए। वो देगलूरकर गुरुजी ने हमको सिखाया है। अब पूज्य सीताराम गोयल जी ने तो भारतीय इतिहास पे एक अपना ही बेंचमार्क सेट कर दिया है। हम जानते हैं इतिहास कथन करने का शास्त्रीय दृष्टिकोण ये प्रथम हमें दिखता है वो पूज्य वीर सावरकर और पी.एन. ओक सर के जरिए। पी.एन. ओक सर की पुस्तकें बहुत मशहूर है। ताजमहल क्या था, ये सबसे पहले पूरे विश्व के सामने रखने वाला पी.एन. ओक ये आदमी था। चलो उनके बारे में मैं कभी और बताऊंगा, पूरा एपिसोड हमें पी.एन. ओक सर पे ही करना पड़ेगा। लेकिन घटित घटनाओं का जो संपादन है वो मात्र इतिहास नहीं होता भाई। तात्कालीन सामाजिक परिस्थितियां हो, समाज का जीवन दर्शन हो, समाज के जीवन मूल्य हो, इनका भी परिचय हमें बखरकारों से होता है। आज जिस पानीपत विभीषिका के बारे में हम बात कर रहे हैं 40 एपिसोड से, वो मूलतः मित्रों रघुनाथ यादव, अब चित्रे नाम से उपनाम भी है। अब ये रघुनाथ चित्रे और रघुनाथ यादव ये एक ही व्यक्ति है या दो अलग अलग व्यक्ति है, इसमें तो इतिहास तज्ञ भी, संशोधक जितने हैं वो भी थोड़े से साशंक है, तो हम भी उनकी बात मानते हैं, हम भी साशंक है। रघुनाथ यादव तो उसने नाम लिखा है बखर पे, तो हम ये कह सकते हैं कि यह रघुनाथ यादव जी ने ये पानीपत की बखर लिखी है, क्योंकि रघुनाथ जी यादव बखरकार को बखर लिखने का आदेश नाना की सुविद्य पत्नी गोपिकाबाई साहेब ने दिया था। रघुनाथ राव पानीपत के बखर के शुरुआती में, आरंभ में ये कहता है, श्रीमंत महाराज मातोश्री गोपिकाबाई साहेबांच्या सेवेशी आज्ञाधारक रघुनाथ यादव, लेखक दीमत चिटणीस, श्रीमंत याचकडून वर्तमान आजपर्यंत झाले ते विदित व्हावे म्हणून आज्ञाधारकास आज्ञा जाहली, त्यास यथामितीने निवेदन करतो। ये मराठी में उसने लिखा है कि भाई मुझे बखर लिखने का आदेश गोपिकाबाई साहेब ने दिया था। तो रघुनाथ लिखता है, श्रीमंत महाराज मातोश्री गोपिकाबाई साहेबांच्या सेवेशी, उनकी सेवा में उनका आज्ञाधारक रघुनाथ यादव, जो इस बखर का लेखक है, जो चिटनीस भी था। चिटनीस ये उपनाम नहीं है, ये सरकारी दफ्तरों में काम करने वालों की एक पोजीशन है। आज जैसे तहसीलदार होता है, उस वक्त चिटणीस भी हुआ करता था। वर्तमान आजपर्यंत झाले ते विदित व्हावे म्हणून आज्ञाधारकास आज्ञा झाली। गोपिकाबाई ने रघुनाथ जी को कहा था
कि भाई आज तक पानीपत में जो हुआ है वो सबको समझ आए, इसके लिए आप बखर लिखने का काम शुरू करें। बालाजी औजी चिटनिस ये रघुनाथ यादव के दादा थे। जाहिर है बालाजी औजी चिटनिस ही थे, और रघुनाथ यादव के दादा थे तो शायद इनका भी उपनाम यादव ही होगा। वैसे मैं कह रहा हूँ, ये मेरा अनुमान है, ये कहीं लिखा नहीं है। हमेशा जो लिखा है वो बालाजी औजी चिटनिस नाम से ही लिखा गया है। खैर, रघुनाथ यादव कोल्हापुर के राजाराम महाराज के जो राजसपाई से पुत्र हुए थे संभाजी, उनके दरबार में, कोल्हापुर के दरबार में 40 साल चिटनिस बन के कारकुनी रघुनाथ यादव ने की थी। संभाजी के मृत्यु के बाद रघुनाथ यादव यशवंतराव शिंदे का आश्रित भी बन चुका था। रघुनाथ यादव के लेखन काल का आरंभ 6-25 जमा दिला खर यानी 10 जनवरी 1763, और उसने बखर लिख के कंप्लीट की। वो अखेर बखर की उसका जो तारीख है वो लिखा है शके 1664 1664 चित्रभानु नाम संवत्सरे माहे फाल्गुन शुद्ध 5 मंदवासर यानी 18 फरवरी 1764। लेकिन हमारे इतिहास आचार्य राजवाड़े गुरुजी ये इसको थोड़ा सा गलत मानते हैं, क्योंकि उन्होंने कैलकुलेशन करके हमें प्रूव कर दिया है कि यहाँ रघुनाथ यादव गलत था। 18 फरवरी 1764 को मंदवासर यानी शनिवार नहीं था, शुक्रवार था। अब यहाँ तक राजवाड़े, इसलिए तो उन्हें इतिहासाचार्य कहते हैं, इसलिए तो उनका पोस्ट टिकट सरकार ने जारी किया है। वो महान बुद्धिजीवी थे राजवाड़े गुरुजी। 1761 के पानीपत की जो घटना है वो 1763 में पेशवा के पत्नी के आदेश पर अगले 1 साल में, तकरीबन 1 साल, 13 महीने पकड़ लो, 1 साल में रघुनाथ यादव ने लिखी। और इसलिए काशी राय की जो फारसी में लिखी बखर है, फारसी या उर्दू अभी मैं भूल रहा हूँ, लेकिन शायद फारसी में लिखी थी वो बखर, और रघुनाथ यादव के पानीपत की बखर, इन दोनों बखरों को ऐतिहासिक दृष्टया अनन्य साधारण महत्व प्राप्त है, इसमें कोई शंका नहीं है। अंतिमतः मैं एक मजे की बात आपको बताता हूँ। जब 1885 में इस बखर को प्रकाशित करने का विचार आया पुणे में, तो श्री साने जी थे। साने जी को इस बखर के 4 संस्करण महाराष्ट्र से प्राप्त हुए। पहला पुणे में उनके पास था, दूसरा संस्करण भिवंडी से आया, तीसरा नागपुर से आया, और आगे चल के फिर 6 महीने के बाद और एक पुणे का संस्करण, पानीपत बखर का संस्करण उन्हें मिला, तो 4 मिल गए। अब ये पुणे में जो उनके पास था वो और भिवंडी वाला जो मिला वो, इन दोनों में कमाल की समानता थी। यानी पुणे में राजश्री शंकर तुकाराम शाळीग्राम ने जो बखर उपलब्ध साने जी को करवाई थी उसका लेखन, और भिवंडी के कृष्णाजी त्र्यंबक जोगड़ेकर ने लिखा हुआ पानीपत बखर का संस्करण जीर्ण हाल में भले मिला हो, लेकिन समानता इन दोनों में बहुत तगड़ी थी। जाहिर है जोगड़ेकर जी ने असल बखर के लेखन में अपना भी लेखन आविष्कार करना नहीं छोड़ा होगा, तो उसमें से कुछ अतिशोक्ति थोड़ी सी उन्होंने भी ऐड कर दी। लेकिन साने जी जैसे कहते हैं कि इन दोनों में ऐतिहासिक घटनाओं का तालमेल 100% था। लेकिन उस बखर में भी किताब के आखिर में जो लिखा है उसमें और एक प्रॉब्लम शुरू हो गई इन इतिहास संशोधकों में। उस भिवंडी से जो बखर का संस्करण आया उसके आखिर में लिखा है कि ही किताबत, ये किताब
इब्राहिम वल्लद बापू साहेब, कोई होगा मुल्ला इब्राहिम वल्लद बापू साहेब, कबे सूबेदार बस्ती कस्बे ठाणे। इसमें वो रहने वाला कहाँ था इसका तो पता चल गया कि भाई कस्बे ठाणे का था। आज का जो ठाणे है उसको कस्बे ठाणे बोलते थे, वहाँ का वो सूबेदार था। ठीक है, तारीख लिखी है 12 माहे में 1824, तारीख है 12 माहे रमजान शरीफ 1239 हिजरी। और एक तारीख है और एक तारीख का ये है, पर्याय दिया है उसने, लेखक ने, शके 1746 तारण नाम संवत्सरे वैशाख वद्य 1, यानी वैशाख वद्य प्रतिपदा बुधवार। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि आखिरी पेज पे तारीख लिखने के बाद में जो हस्ताक्षर है वो हस्ताक्षर गोपाल राव बल्लाळ गद्रे के नाम से हैं। अब ये हमारे संशोधक आज भी चकरा गए हैं कि ये मसला उनका हल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो गोपाल राव बल्लाळ गद्रे थे ये भी कस्बे ठाणे के ही थे, लेकिन ये साहूकार थे। ये इतना मजेदार प्रवास इस पानीपत के बखर का हुआ है। कैसा लगा आपको बताइए जरूर। वंदे मातरम।